इनमें आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो, स्ट्रैटेजी बनाने में कोई डाउट हो रहा है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई होप आपको एक ओवरव्यू समझ आया कि बिहार एपीओ मेंस के लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रही, लैंग्वेज में भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जीके जीएस में भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्कोर आपका आएगा इन योर मेंस एग्जामिनेशन, एंड ट्रस्ट मी इट इज द डिसाइडिंग क्राइटेरिया। उसके बाद जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू इज जस्ट एन एडिशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपने कितने लेवल से मार्क्स या फिर जो भी आपका कट ऑफ गया होगा मेंस का, मेंस एग्जाम के बाद आप उस कट ऑफ से कितना ऊपर हो, बीच में मार्जिन कितना है, वो डिसाइड करता है कि आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आओगे या नहीं। मेंस में जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे आपका जो सिलेक्शन है उसकी सर्टेनिटी और स्ट्रांग होती जाएगी। और मेंस ऐसी चीज है जो टोटली आपके हाथ में, देखो इंटरव्यूअर पैनल के हाथ में होता है, बट मेंस एग्जामिनेशन आपके हाथ में होता है। आप जितना ज्यादा एग्जॉस्टिव और क्वालिटी आंसर उनको दोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। अब क्वालिटी आंसर लिखने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने आंसर में लिखनी होती है, लाइक पॉलिसी, कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिख रहे हो, डू नॉट स्टार्ट इट डायरेक्टली, राइट द पॉलिसी फर्स्ट। उसकी पॉलिसी, ऑल्सो नोन एज द जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस और द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, उससे आंसर को स्टार्ट करो। कोई लैंडमार्क केस लिख रहे हो तो उसमें कोशिश करो, जैसे केशवानंदा भारती एंड मेनका गांधी, डीके बसु, ये लैंडमार्क केसेस हैं, इनमें कोशिश करो द जज हु प्रोनाउंस द जजमेंट, द ऑनरेबल जस्टिस, अगर तो उनका नाम याद कर सकते हो, याद कर रहे हो तो वो मेंशन करो। इंटरलिंकेजेस लिखो, ऐसी कुछ चीजें अगर आप अपने आंसर में ऐड करते हो तो इट गिव्स अ वेरी अट्रैक्टिव लुक टू योर आंसर, और जो एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है उसको आपका आंसर डेफिनेटली ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के आंसर से बहुत डिफरेंट लगेगा। तो अगर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को ऑन एन एवरेज ही इज गिविंग 6 आउट ऑफ 10, तो आपका एक चेरी फैक्टर ऐड होने की वजह से यू विल डेफिनेटली गेट 7 आउट ऑफ 10। और ऐसे ही एक एक डेढ़ मार्क्स का जब आप एज हर आंसर में दूसरों से लेते जाओगे वैसे ही आप मेरिट में आ जाओगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू, मतलब देखो, मैं पहले ये चीज मानती थी कि हार्डवर्क करना पड़ता है, बट आज की डेट में हार्डवर्क इज सब्सटीट्यूटेड विद स्मार्ट वर्क। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। आप भी अगर एग्जामिनर होते तो एज अ ह्यूमन आपको भी क्या चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको भी क्या चाहिए, आपको भी यही चाहिए कि आपको एक ऐसी आंसर शीट दिखे जिसमें कुछ डिफरेंट है। मतलब अगर अरेस्ट पे क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट्स ने, तब से मैं 100 कॉपीज चेक कर चुकी, सबने सीधा अरेस्ट से स्टार्ट किया है बीएनएसएस सेक्शन 35 से, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा अचानक से मेरे पास कॉपी आई जिसने आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, दैट इज द पॉलिसी ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, उससे स्टार्ट किया। तो मेरे लिए वो कुछ डिफरेंट है, दिस इज समथिंग, दिस इज अ चेरी ऑन द टॉप। मैं डेफिनेटली दूसरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने एवरेज मार्क्स दिया है उससे कहीं ना कहीं एक एज में स्टूडेंट को दूंगी, और इसी तरीके से आप मेरिट में आते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और ये जो टैक्स हैं ये आपको तभी आएंगे जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको मास्टर कर सकते हो, और ये एक दिन दो दिन में नहीं आता, ये ग्रेजुअली आएगा। इसीलिए प्लीज डू दी राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट अलोंग विद द लर्निंग। ऑल राइट, नाउ एक क्वेश्चन आया है, okay ma'am, please suggest how many law subjects should we target on daily basis and answer check कैसे करवाएं। ओके, आंसर चेकिंग के लिए मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगी एक बार कंफर्म करके कि आप किस तरीके से, बिकॉज जनरली जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं ऑनलाइन के लिए, कि आप जो भी आंसर लिखते हो आप अपने ऐप पे, जो आपका दृष्टि लर्निंग ऐप है, आप उस पर अपलोड कर सकते हो, और जब आप उस पर अपलोड करोगे तो वो मेंटोर्स की टीम के पास जाता है, और वो दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंस मेंटोर्स, तो वो उसको चेक करके आपको रिवर्ट करते हैं। ऑल राइट, जनरल मैकेनिज्म ये होता है जो हम फॉलो करते हैं फॉर ऑनलाइन, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करके आई लेट यू नो। प्लस
अगर बात की जाए कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को हमें टारगेट करना है, सो एक दिन में मैं आपको यही बोलूंगी, लॉ में आप 2 सब्जेक्ट्स को टारगेट करो, एक मेजर एक माइनर। 2 मेजर एक साथ लेके मत चलो, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज भी पढ़नी है और आपको जीके जीएस भी पढ़ना है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप एक टाइम पे एक मेजर एक माइनर लेके चलो, दैट वुड बी इजियर फॉर यू, ताकि आप उसके साथ साथ लैंग्वेज और जीके को भी कवर कर पाओ। सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि एक साथ 2 मेजर सब्जेक्ट्स लेके मत चलो, एक मेजर एक माइनर, दैट्स इट, प्लस लैंग्वेज प्लस जीके जीएस। ये आपका डेली बेसिस का टारगेट होना चाहिए। डेली बेसिस पे खुद को टारगेट दो कि मुझे आज ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और जैसे ही वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए उसके आगे टिक टिक लगाते जाओ। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा कि हाँ आज हमने पढ़ाई की है। वरना आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो 10 घंटे 12 घंटे बैठ के पढ़ तो लेते हैं, बट एमलेस पढ़ाई करते हैं, उनको नहीं पता आज मुझे क्या पढ़ना है, ये मिल गया ये पढ़ लिया, ये मिल गया ये पढ़ लिया। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि आज कुछ पढ़ा भी है या नहीं। जितना टारगेटेड स्टडी करोगे, अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, उतनी ज्यादा आपको खुद को मोटिवेशन आएगा, एंड दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। ऑल राइट। और ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूं, ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि मैं अपनी मर्जी से आपको बोल दे रही हूं कुछ भी। ये ऐसी चीजें हैं, जब मैं भी आपकी आज से बहुत साल पहले, बहुत ही ज्यादा टाइम पहले, जब मैं भी एस्पिरेंट हुआ करती थी फॉर जुडिशरी, फॉर द अदर एग्जाम्स, ये मेरी स्ट्रैटेजी भी होती थी, एंड ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी है हुआ क्रैक्ड वेरियस एग्जामिनेशंस। सो दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड। एक्चुअली जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो इसी तरीके से अपनी एक अप्रोच, ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच बताई है। अब आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, बट जो मोटी मोटी बात मुझे बतानी है वो ये है कि सारी चीजों को पैरेलली लेके चलो, तभी कोर्स कंप्लीट होगा। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। शशांक, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड आंसर चेकिंग के लिए जनरल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है। स्पेशल अगर इसमें कोई और बिहार एपीओ के लिए कोई और मैकेनिज्म अगर है तो वो भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। अजय यादव इज आस्किंग दैट प्लीज टेल अस सम बुक फॉर लैंग्वेज पेपर। सी अजय, लैंग्वेज पेपर के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, एक बुक होती है, आपने सुना भी होगा, अरिहंत की बुक आती है फॉर लैंग्वेज, दैट इज गुड। बट इसके अलावा अभी रिसेंट में बिहार एपीओ स्पेसिफिक लैंग्वेज की काफी सारी बुक्स, काफी सारे ऑथर्स ने निकाली है, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर एक जनरल बुक देखी जाए जो हर स्टेट के लैंग्वेज के लिए यूज की जाती है, वो अरिहंत हो सकती है। ऑल राइट। सो राजस्थान एपीओ को आपको पैरेलल कैसे लेके चलना है, युगम आपने पूछा है। तो राजस्थान एपीओ को आप पैरेलल, मैं आपको यही बोलूंगी कि राजस्थान एपीओ आपका 2 सितंबर का है, तो अभी एटलीस्ट 15 अगस्त तक मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग स्ट्रिक्टली सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस करो। 15 अगस्त ऑनवर्ड्स आप अपनी राजस्थान एपीओ की प्रिपरेशन पे शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन हाँ, हिंदी जो है राजस्थान के लिए, वो आप डेली बेसिस पे 40 मिनट्स भी अगर रीड करोगे तो वो हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि 15 अगस्त के बाद से आप राजस्थान एपीओ को लेके चल सकते हो, बिकॉज अभी अभी आपने बिहार का पेपर क्लियर किया है, प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो बीएसए, बीएनएस, बीएनएसएस, ये सारी चीजें आई एम गेसिंग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैराक पे आपका कमांड ऑलरेडी है, तभी आप बिहार प्रीलिम्स के बाद बिहार मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसीलिए अब आपको अपने प्रीलिम्स जो बैराक है फॉर एपीओ राजस्थान, उसको सिर्फ ब्रश अप करना है। तो वो 15 to 18 डेज आप लास्ट के लेके चल सकते हो अपने ब्रशिंग अप के लिए। बट हाँ, राजस्थान की हिंदी 15 दिन में नहीं होगी, हिंदी को आप अभी साथ साथ में करते चलो। इसके साथ साथ कोशिश करो 30-40 मिनट रोज अपनी हिंदी के लिए दो। ऑल राइट। वो हिंदी पढ़ोगे तो वो इनफैक्ट आपको लैंग्वेज पेपर में भी काम आएगी। वहां पर्यायवाची पढ़ोगे, विलोम शब्द पढ़ोगे, वो सब वर्ड्स आपको एस्से राइटिंग में भी काम आएंगे। सो हिंदी को लेके चलो, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी के लिए एटलीस्ट फॉर 10 डेज focus solely on answer writing. All right, so that is how you have to do. इसके बाद ये मैंने अभी आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझा दी है कि हाउ टू प्रोसीड। आज से आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है फॉर बिहार एपीओ, तो आज से आप जो ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया। ऑल राइट। सो अब इसके बाद आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। आई विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट नाउ, दैट इज जिसके लिए हम आए हैं, दैट इज बीएनएस।
बीएनएस दैट इज भारतीय न्याय संहिता विच वाज अर्लियर आईपीसी एज वी ऑल नो, वो हम पढ़ेंगे। और इसमें मैं आपके साथ वो टॉपिक्स डिस्कस करूंगी विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। प्लस मेरा जो फोकस मेनली होगा वो टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगी, उसके साथ जितने भी इंटरलिंकेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि बीएनएस में बीएनएसएस का क्या इंटरलिंकेज है, बीएसए का क्या इंटरलिंकेज है, वो सब इंटरलिंकेजेस हम साथ में लेके चलेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फॉर द बीएनएस सेगमेंट दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस। हम अपने सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेंस में अगर आप देखेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन में आपके पास कई बार एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस का क्वेश्चन आता है। that what is the territorial application of BNS, what is the subject matter application of BNS। तो अगर हम BNS के एप्लीकेशन की बात करें, BNS के स्कोप की बात करें कि BNS किस किस पे अप्लाई होगा और किस किस पे अप्लाई नहीं होगा, सो फॉर दैट पर्पस हम BNS के एप्लीकेशन को दो पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस। बीएनएस के पहले तो हम बात करेंगे टेरिटोरियल एप्लीकेशन पे कि बीएनएस कौन सी टेरिटरीज पे अप्लाई होगा ज्योग्राफिकली एंड कौन सी टेरिटरीज पे नहीं अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीएनएस के टेरिटोरियल एप्लीकेशन की। टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बाद बीएनएस का एक और एप्लीकेशन होता है जिसको बोला जाता है द सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस। बीएनएस के टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बाद हम बात करेंगे बीएनएस के सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन की कि किस सब्जेक्ट मैटर पे बीएनएस अप्लाई होगा और किस सब्जेक्ट मैटर पे बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। जब हम टेरिटोरियल एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी, दैट इज व्हाट इज द इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस एंड व्हाट इज द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस। देन जब हम सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन की बात करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्टस रियस एंड व्हाट इज मेंस रिया। और जब हम मेंस रिया डिस्कस करेंगे तो मेंस रिया के साथ साथ वी विल ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एज टू what is strict liability and how the mens rea or the offense of strict liability is decided। How mens rea is decided, what is the offense of strict liability, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस दैट इज टेरिटोरियल एप्लीकेशन। अब देखो जब हम टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करते हैं, territorial application means on what territory BNS applies and on what territory BNS does not apply। So when we talk about the territorial application, हम दो तरीके के territorial applications की बात करेंगे, that is intra territorial। देखो इंट्रा का मतलब होता है inside। intra territorial application means when an offense is committed within the country, तो BNS कैसे अप्लाई होगा, इनसाइड इंट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब है आउटसाइड द टेरिटरी। कोई ऑफेंस अगर हमारी टेरिटोरियल लिमिट के बाहर आउटसाइड भी अगर कमिट हुआ है उस पे भी बीएनएस अप्लाई होगा, बट कैसे होगा, प्रोसीजर क्या होगा, बीएनएसएस के साथ उसका इंटरलिंक, दैट इज गिवन अंडर टेरिटोरियल एप्लीकेशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टेरिटोरियल एप्लीकेशन, तो टेरिटोरियल एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले वी विल डील विथ सेक्शन 1 क्लॉज 3, 1 क्लॉज 4 एंड 1 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस। अब देखो बीएनएस में टेरिटोरियल एप्लीकेशन में मैं स्टार्ट कर रही हूं 1 क्लॉज 3, और जब आप 1 क्लॉज 3 पढ़ते हो 1 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट द इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन कि किसी भी पर्सन ने अगर इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट किया है
तो उसके ऊपर बीएनएस अप्लाई होगा। दैट मीन्स किसी भी पर्सन ने इंडिया में कोई ऐसा एक्ट कमिट किया है विच इज एन ऑफेंस इन बीएनएस, देन दैट पर्सन वुड बी सब्जेक्ट टू बीएनएस। यही चीज बोली गई है सेक्शन 1 क्लॉज 3 में। क्या बोला है? एवरी पर्सन शैल का मतलब है इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, every person shall be liable to punishment under this Sanhita. To punishment under this Sanhita means BNS will apply. BNS की punishment उस person को दी जाएगी, कौन से person को? And not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. कोई भी person जिसने इंडिया में अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, कोई भी ऑफेंस मींस उसने बीएनएस के प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब बीएनएस के ऑफेंसेस में से कोई एक ऑफेंस कमिट किया है, देन दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड अंडर दिस संहिता। दैट मींस उस पे बीएनएस अप्लाई होगा। अब देखो यहां पे वर्ड पर्सन यूज हुआ है एंड नॉट सिटीजन। दैट मींस द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स बोथ citizen of India as well as non-citizen, मतलब फॉरेनर। जिसका मतलब है कि अगर 1 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग बीएनएस के इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात की जाए तो इंडिया की टेरिटरी के विद इन अगर एक इंडियन सिटीजन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है उस पे बीएनएस अप्लाई होगा। साथ ही साथ इंडिया की टेरिटरी में अगर किसी भी आउटसाइडर फॉरेनर ने कोई ऑफेंस कमिट किया है विच इज एन ऑफेंस अंडर बीएनएस, तो उस पे भी बीएनएस अप्लाई होगा। दैट मींस सच फॉरेनर इज आल्सो पनिशेबल अंडर बीएनएस। क्यों? क्योंकि पर्सन वर्ड यूज हुआ है ना। पर्सन इंक्लूड्स बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर। मतलब इंडिया की टेरिटरी के विद इन अगर कोई एक्ट कमिट किया गया है, कौन सा एक्ट? वो एक्ट जो बीएनएस के अकॉर्डिंग एक ऑफेंस है, बीएनएस में एक डिफाइंड ऑफेंस है, देन उस पर्सन पे बीएनएस अप्लाई होगा। उसकी पनिशमेंट बीएनएस के अकॉर्डिंग होगी इवन दो दैट पर्सन इज अ फॉरेनर। इंडियन सिटीजन पे तो होगी, इवन फॉरेनर इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन दी इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 1 क्लॉज 3। तो अगर हम बीएनएस के इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करें, इट अप्लाइज अपॉन बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 1 क्लॉज 3। सेक्शन 1 क्लॉज 3 में इंट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट दिया है। अब देखो अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट पढ़े तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट के लिए वी हैव टू रेफर सेक्शन 1 क्लॉज 5। अब जब आप सेक्शन 1 क्लॉज 5 पढ़ते हो तो 1 क्लॉज 5 में बोला गया है दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय। मतलब ऑफेंस इंडिया में किया गया तो बीएनएस अप्लाई होगा ही, सिटीजन पे भी फॉरेनर पे भी। लेकिन अगर कोई ऑफेंस इन में से किसी सर्कमस्टेंस में इवन इंडिया के बाहर भी कमिट किया गया है, then also BNS will apply, but only when the offense is committed within any of these circumstances. या तो क्लॉज ए में वो सिचुएशन फॉलो, बी में फॉलो या सी में फॉलो, तीनों में से अगर किसी भी एक में फॉल होती है तो irrespective of the fact that the offense was committed beyond India, still BNS will apply. That is known as extraterritorial application of BNS. That means BNS will apply extraterritorially, means even though the act was committed outside the territory of India.